स्वागत है सभी का। आज की कहानी है पर्दा, यशपाल द्वारा रचित है। और शुरू करते हैं। चौधरी पीर बख्श के दादा चुंगी के महकमे में दरोगा थे। आमदनी अच्छी थी। एक छोटा पर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया था। लड़कों को पूरी तालीम दी। 2 लड़के एंट्रेंस पास करके रेलवे में और डाक खाने में बाबू हो गए। चौधरी साहब की ज़िंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदे में खास तरक्की ना हुई। वही 30 और 40 रुपये माहवार का दर्जा रहा। माहवार यानी महीना। अपने ज़माने की याद कर चौधरी साहब कहते, वह भी क्या वक्त थे। लोग मिडिल पास पर डिप्टी कलेक्टर करते थे और आजकल की तालीम है कि इंटरेस्ट तक अंग्रेजी पढ़कर लड़के 30-40 से आगे नहीं बढ़ पाते। बेटे को ऊंचे ओहदे पर देखने का अरमान लिए ही उन्होंने आंखें मूंद ली। इंशाअल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुर्बान रेलवाई में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी। चौधरी इलाही बख्श डाक खाने में थे। उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 लड़कियां बख्श दी थी। चौधरी खानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। नाम बड़ा दे देने पर भी जगह तंग ही रही। दरोगा साहब के ज़माने में जनाना भीतर था और बाहर बैठक में वे मोड़े पर बैठकर नेचा गुड़ाया करते थे। जगह की तंगी की वजह से उनके बाद बैठक भी जनाने में शामिल हो गई और घर के ड्योढ़ी पर पर्दा लटक गया। बैठक न रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं, बढ़िया किस्म का रहता। जाहिर तौर पर दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहते थे, पर भीतर सब अलग अलग था। ड्योढ़ी का पर्दा कौन भाई लाए, इस समस्या का हल हुआ कि दरोगा साहब के ज़माने की पलंग की रंगीन दरिया एक के बाद एक ड्योढ़ी में लटकाई जाने लगी। तीसरी पीढ़ी के भी ब्याह शादी होने लगी। आखिर चौधरी खानदान की औलाद की हवेली और छोड़कर दूसरी जगह तलाश करनी पड़ी। चौधरी इलाही बख्श के बड़े शहजादे एंट्रेंस पास कर डाक खाने में 30 रुपये की क्लर्की पा गए। दूसरे साहबजादे मिडिल पास कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। ज्यों-ज्यों ज़माना गुजरता जाता, तालीम और नौकरी दोनों ही मुश्किल होती जाती। तीसरे बेटे होनहार थे। उन्होंने वजीफ़ा पाया। जैसे तैसे मिडिल पास कर स्कूल में मुदस्सिर बनकर देहात चले गए। चौथे लड़के पीर बख्श प्राइमरी से आगे ना बढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवा और है क्या। स्कूल की फीस हर महीने और किताबों, कापियों और नक्शों के लिए रुपए ही रुपए। चौधरी पीर बख्श तालीम कम पा सके, पर ब्याह हो ही गया। मौला के करम से बीबी को गोद भी जल्दी भरी। पीर बख्श ने रोजगार के तौर पर खानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल की मिल में मुंशीगिरी कर ली थी। तालीम ज़्यादा नहीं हो तो क्या, सफ़ेद पोश खानदान की इज्जत का पास तो था। मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीज़ें न थी। मिल के गोदाम में चौकी पर बैठते कलम दवात का काम था। 20 रुपया महीना अधिक नहीं होता। चौधरी पीर बख्श को मकान सितवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपया था। आसपास गरीब और कमीन लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकते पानी की धारा बहती। नाली के किनारे घास उगाई थी। उस पर मच्छरों और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते। सामने रमजानी धोबी की भट्टी थी, जिसमें से धुआं और सज्जी मिले हुए कपड़ों की गंध उड़ती रहती। दाई और नागरा जूता बनाने वाले बीकानेरी मोचियों के घर थे। बाई और वर्कशॉप में काम करने वाले कुली रहते थे। उस पूरी बस्ती में चौधरी पीर बख्श पढ़े लिखे सफ़ेद पोश थे। सिर्फ उनके ही घर के दरवाजे पर पर्दा था। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी का सलाम करते। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में नहीं देखा। इंशाअल्लाह घर में औलाद थी तो वह भी लड़कियाँ। बच्चियाँ 4-5 बरस की उम्र तक किसी काम काज से बाहर निकलती और फिर घर की आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब न था। पीर बख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते। चौधरी की तनख्वाह 15 बरस में 20 से 35 हो गई। खुदा की बरकत है तो
रुपए पैसे की शक्ल में नहीं, आला औलाद की शक्ल में ही होती है। 15 बरस में 5 बच्चे हुए, पहले 3 लड़कियां, बाद में लड़के। दूसरी लड़की होने को थी तो पीर बख्श की वालदा मदद के लिए आई। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई भाई वालदा की फिक्र करने नहीं आया। वे छोटे लड़के के यहाँ ही रहने लगी, जहाँ बाल बच्चे और घर वार होता है। 100 किस्म की झंझट होती ही है। कभी बच्चे को तकलीफ होती है तो कभी जच्चा को। ऐसे वक्त में कर्ज की ज़रूरत कैसे ना हो। घर बार है तो कर्ज भी होगा ही। मिल की नौकरी का कायदा पक्का होता है। हर महीने की 7 तारीख को गिन कर तनख्वाह मिल जाती है। पेशगी से मालिक को चिढ़ थी। कभी बहुत ज़रूरत पर ही मेहरबानी करते थे। ज़रूरत पड़ने पर चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज़ गिरवी रख उधार ले आते। गिरवी रखने में रुपए के 8 आने ही मिलते, ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते और फिर चीज़ के घर लौट आने की संभावना न रहती। मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की इज्जत थी। उस इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा। भीतर जो हो, पर्दा सालीम रहता। कभी बच्चों को खींच खाच या बेदर्द हवा के झोंके से उसमें छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ से हाथ सुई धागा ले उसकी मरम्मत कर देते। दिनों का खेल मकान के दरवाजे की कीवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए। कई दफ़े कसे जाने से पेच टूट गए और सुराख ढीले पड़ गए। मकान मालिक सुरजू पाड़े को उसकी फिक्र न थी। चौधरी कभी जाकर कहते सुनते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम थमा देते हो, 2 रुपल्ली किराया और वह 6 महीने का बकाया। जानते हो लकड़ी का क्या भाव है, ना हो मकान छोड़ जाओ। आखिर किवाड़ घर गिर गए। रात में चौधरी उसे जैसे तैसे चौखट टिका देते। रात भर दहशत रहती, अगर कोई चोर आ जाए। मोहल्ले में सफ़ेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ न था। शायद एक भी साबुत कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोर को ना मिलता। पर चोर तो चोर है। छीनने के लिए कुछ ना हो तो भी चोर का डर तो होता ही है। वह चोर ठहरा। चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवारा था। वह पर्दा भी तार तार होते एक रात आंधी में किसी भी हालत से लटकने लायक न रह गया। दूसरे दिन सुबह घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज़ दरवाजे पर लटक गई। मोहल्ले वालों ने देखा, चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस ज़माने में ऐसी दरी यूँ काहे खराब करोगे, बाजार से लाकर टाट का टुकड़ा लटका दो। पीर बख्श टाट की कीमत मिल से आते जाते कई दफ़े पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम में ना मिल सकता था। हंस कर बोले, होने दो, क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में भी ड्योढ़ी पर दरी का ही पर्दा रहता था। कपड़े की महंगी के इस ज़माने में घर की 5 औरतों के शरीर से कपड़े जीर्ण होकर यूँ गिर रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल बदलते हैं। पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक दफ़े किसी तरह आटे से पेट भर सकने के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ थी। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता। पैजामे में जब पैबंद संभालने की ताव न रहती, मार्किन का नया कुर्ता पैजामा ज़रूरी हो जाता। लाचार हो जाते। घर में गिरवी रखने के लिए जब कुछ ना हो तो गरीब का एकमात्र सहायक होता है पंजाबी खान। रहने की जगह भर देख कर ही वह रुपये उधार दे सकता है। 10 महीने पहले गोद के लड़के बरकत के जन्म के समय पीर बख्श को रुपये की ज़रूरत पड़ी थी। कहीं और कोई प्रबंध ना हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बबर अली खान से 4 रुपये उधार ले लिए थे। बबर अली खान का रोज़गार सितवा के उस कच्चे मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी, मोची, वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी सभी बबर मियाँ से कर्ज लेते रहते थे। चौधरी पीर बख्श ने बबर अली को कर्ज और सूद की किस्त ना मिलने पर अपने 2 हाथ के डंडे से कई दफ़े रीढ़ी के दरवाजे को पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और रीढ़ों के बीच बचाव भी करना पड़ा था। खान को वे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसी की ही शरण लेनी पड़ी। 4 आना रुपया महीना पर 4 रुपये कर्ज लिया। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बबर अली ने 1 रुपये महावर किस्त मान ली। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ। खान की किस्त ना दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजीयत हो जाने की बात का ख्याल कर चौधरी के रोए खड़े हो जाते। 7 महीने फाका करके भी किसी तरह
वे किस्त देते चले गए। लेकिन जब अब सावन में बरसात छिड़ गई और बाजरा भी रुपए का 3 सेर मिलने लगा, किस्त देना संभव ना रहा। खान 7 तारीख की शाम को ही आया। चौधरी पीरबख्श ने खुशामद में खान की दाढ़ी छूकर और अल्लाह की कसम खाकर 1 महीने की मुआफ़ी चाही। अगले महीने में 1 का सवा देने का वायदा किया। खान टल गया। भादों में हालत और परेशानी की हो गई। बच्चों की माँ की तबीयत रोज़ रोज़ गिरती ही जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में न ठहरता था। पत्ते के लिए उसे गेहूं की रोटी देना जरूरी हो गया। गेहूं मिलता मुश्किल से और रुपए का सिर्फ 2.5 सेर। बीमार का जो ठहरा कभी प्याज के टुकड़े या धनिया की खुशबू के लिए ही मचल जाता है, कभी तनिक सी सौंफ, अजवाइन, काले नमक की ही ज़रूरत हो तो पैसे की कोई चीज़ मिलती ही नहीं। बाजार में पैसे का नाम ही रह गया था। बात बात में एक कमी निकल जाती। चौधरी को 2 रुपये महंगाई भले मिले, पर पेशगी लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 ही हिसाब में निकले। पिछले हफ्ते लगभग बच्चे फाके से थे। चौधरी कभी गली से 2 पैसे की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबालकर सब लोग कटोरा कटोरा भर पी लेते। बड़ी कठिनाई से मिले 4 रुपयों में सवा रुपया खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी की ना हुई। चौधरी मिल से घर लौटते समय मंडी की ओर टहलने गए। 2 घंटे बाद जब समझा खान टल गया होगा, अनाज की गठरी लेकर पहुँचे। खान के वैसे से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चे, उनकी माँ, दूध न उतर सकने के कारण सूख कर काटा हो रहे गोद के बच्चे और चलने फिरने से लाचार अपनी बूढ़ी माँ की भूख से बुलबुलाते सुरते आँखों के सामने नाच जाती। धड़कते हुए हृदय से वे कहते जाते, मौला सब देखता है, वह रहमत करेगा। 7 तारीख की शाम को असफल होकर खान 8 की सुबह खूब तड़के चौधरी के मिल चले जाने से पहले ही अपना डंडा हाथ में लिए दरवाजे पर आ पहुंचा। चौधरी ने रात भर सोचकर खान के लिए बयान तैयार किया था। मिल के मालिक लाला जी 4 रोज़ के लिए बाहर गए हैं। उसके दस्तखत के बिना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल सकी। तनख्वाह मिलते ही सब रुपया हाजिर करेगा। माकूल वजह बता देने पर भी खान बहुत देर तक गुर्राता रहा। हम वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपये छोड़ देने का वास्ता। हमारा भी बाल बच्चा है, 4 रोज़ में रुपया नहीं देगा तो हम तुम्हारा डंडा कर देगा। 5वें दिन रुपया कहाँ से आ जाता। तनख्वाह मिले हफ्ता भी नहीं हुआ था, मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था। मिल में छुट्टी रहने पर चौधरी खान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए। इधर उधर की बातचीत कर वे कहते, अरे भाई वो 20 आने पैसे दो, 1 रोज़ के दिन 1 रोज़ के लिए देना, ऐसी ही ज़रूरत आ पड़ी है। अरे मियाँ, पैसे कहाँ हैं इस ज़माने में, उत्तर मिलता। पैसे का मोल कौड़ी नहीं रह गया। हाथ में आने से पहले ही उधार में उठ गया तमाम। दोपहर हो गई। खान आया भी होगा तो इस वक्त तक बैठा नहीं रहेगा। चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिए। घर पर पहुंचने पर सुना कि खान आया था और घंटे भर तक दरवाजे पर लटके दरी के पर्दे को ठेल ठेल कर गाली देता रहा। पर्दे की आड़ से बड़ी बी के बार बार खुदा की कसम खाकर यकीन दिलाने पर कि चौधरी बाहर गए हैं, रुपया लेने गए हैं, खान गाली देकर कहता, नहीं बदावा चोर भीतर में छिपा है, हम 4 घंटे में फिर आता है, रुपया लेकर जाएगा, रुपया नहीं देगा तो उसका खाल उतार कर बाजार में बेच देगा। हमारा रुपया क्या आराम का है। 4 घंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई दी। चौधरी पीरबख्श के शरीर में बिजली सी तड़प गई और वह बिल्कुल निस्तब्ध हो गया। हाथ पैर सुन्न और गला खुश्क। गाली देकर पर्दे को ठेलकर खान के दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होकर भी निश्चेष्ट न रह सका। वे उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था। पैसे नहीं देने के वास्ते छिपता है। एक से एक चढ़ती हुई 3 गालियाँ एक साथ खान के मुंह से पीरबख्श के पुरखों और पीरों के नाम निकल गई। इस भयंकर आघात से पीरबख्श के खानदानी रक्त भड़क उठने के बजाय और भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छूकर अमली मुसीबत बताकर मुआफ़ी के लिए खुशामद करने लगे। खान की तेजी बढ़ गई।
उसके ऊंचे स्वर से पड़ोसी के मोची और मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे हो गए। खान क्रोध में डंडा फटकार कर कह रहा था, पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों? तनख्वाह किधर में जाता है? आरामी हमारा पैसा मारेगा, हम तुम्हारा खाल खींच लेगा। पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटकाकर शरीफ ज़्यादा कैसे बनता? तुम हमको बीवी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ तो भी दो, हम ऐसे नहीं जाएगा। बिल्कुल बेबस और लाचारी में दोनों हाथ उठाकर खुदा से खान के लिए दुआ मांगकर फिर बख्श ने कसम खाई, एक पैसा भी घर में नहीं, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं। खान चाहे तो बेशक उनकी खाल उतार कर बेच दे। खान और आग हो गया। अब तुम्हारा दुआ का क्या करेगा? अब तुम्हारा दुआ का क्या ख्याल करेगा? उसका तो जूती भी नहीं मिले बनेगा। तुम्हारा खाल से तो ये टाट अच्छा। खान ने ड्योढ़ी पर लटका दरी का पर्दा झटक लिया। ड्योढ़ी से पर्दा हटने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की डोर टूट गई और वह डगमगा कर जमीन पर गिर पड़े। इस दृश्य को देख सकने की ताव चौधरी में ना थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा। घर की औरतें और लड़कियां पर्दे के दूसरी ओर घटी घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच इकट्ठी होकर कांप रही थी। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गई जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। वह पर्दा ही तो घर भर की औरतें के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बच्चे चिथड़े उनके 1/3 ढकने में ही असमर्थ हैं। जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। ग्लानि से थूक कर पर्दे को आंगन में वापस फेंक कर क्रुद्ध निराश में उसने कहा, लाहौल बिल्ला, और असफल लौट गया। भय से चीख कर उठ जाने के लिए भागती हुई औरत पर दया कर भीड़ छट गई। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, ड्योढ़ी का पर्दा आंगन में सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने की समर्थ उनमें शेष न थी। शायद अब उसकी आवश्यकता भी न रही थी। पर्दा जिस भावना का अवलंबन था वह मर चुकी थी। कहानी समाप्त हो चुकी है। यह कहानी यशपाल द्वारा रचित पर्दा है। पर्दा का अर्थ है उस घर के सम्मान जो कई पुश्तों पहले उनके परिवार ने कमाई थी, और जब समय बदलने के साथ जब पैसा का मोल इज्जत से ज़्यादा बढ़ गया तो उस इज्जत को ढकने के लिए वो पर्दा लटकाया गया। तो वो सिर्फ पर्दा नहीं, उनके पूरे पुश्तों उनके जीवन का स्वाभिमान था। जब वो खान गिराता है तो वो सिर्फ पर्दा नहीं, उनका स्वाभिमान भी गिर जाता है। तो ये कहानी ये सिखाता है कि चाहे किसी भी परिस्थिति में लोग रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली किसी भी परिस्थिति में रहते हैं, पर वो पैसा से ज़्यादा हमेशा अपनी इज्जत को अहमियत देते हैं। पर समाज जो है वो हमेशा यही प्रयास में रहता है कि किसी भी तरह उन्हें उनके इज्जत को पैसे से तौल कर उन्हें और नीचा दिखाया जाए। तो बाकी आपको कहानी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।